And today we are going to discuss about one of the biggest wealth risk that most Indian families ignore. That is succession planning. नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि ये वेल्थ तो छोड़ के जाना है, उसको आगे किस तरह लोगों को बांटना है, किस तरह स्मूथली जाएगा। उसका अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो आप सोचिए कि एक परिवार में जो भी बंदा है जो 30-40 साल तक उन्होंने वेल्थ बनाया है, ग्रो किया है, उसकी एक छोटी सी मिस्टेक उन्होंने क्या किया है, इतने सालों में बॉन्डिंग करके रखा है फैमिली में। जो बनता चाहिए वो किया उन्होंने, जो चाहिए वो किया कि किस तरह से हमारी फैमिली एक रहनी चाहिए। लेकिन एक छोटी मिस्टेक हो गई उससे, उन्होंने प्लानिंग नहीं किया। तो जो परिवार में ये डिस्प्यूट हो रहे हैं वो वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि Correct. उनकी जो जवाबदारी थी पूरी नहीं की उन्होंने। After that person, those business start dying down or failing down. ऐसा क्यों होता है? And how can the financial assets? I've seen it. It's also very applicable to the real assets, and real estate is one of the biggest asset class. And if you have done proper planning, be it will or trust, uh, you have thought through it, then you can avoid a lot of disputes in the family. True. As I mentioned earlier, that one small mistakes can ruin a lot of things for the family. The bonding can be at a stake. Your wealth can be under block, or it may go to IPF fund unclaimed because something is going wrong with the family wealth. And if you have businesses, then I think everything will be at zero. Everything will be zero. You've seen many such cases. In India, might introduce then what? So people should plan very well in advance. Hello, everyone. Thank you for joining in another episode of our podcast series. And today we are going to discuss about one of the biggest wealth risk that most Indian families ignore. That is succession planning. And we have with us Mr. Jatin Popat, who is the pioneer in estate and succession planning in India. His company has processed more than 25,000 wills. He processes trust on a daily basis, multiple trust on a daily basis, and helps families navigate through this biggest risk in managing their wealth. Thank you, Jatin ji, for joining us today. Thank you, Aditya. Thank you for having me here. Thank you, Wealthy Nivesh, for this initiative of educating the customers and clients and across the people for these topics. I'm here to help whatever we can contribute for your clients. So, sir, the first question is most Indians, they spend their life earning wealth. पूरा जिंदगी वो अपनी वेल्थ को अर्न करने में लगा देते हैं एंड दे ऑफन इग्नोर दिस बिगेस्ट पार्ट कि उसका आगे सक्सेशन कैसे होगा. वाई डू यू थिंक दैट दिस प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन इंडिया? उसकी वजह है इंडियन की जो पूरी एजुकेशन फाइनेंशियल सिस्टम्स है, वो पूरा पूरा ज़ीरो डाउन है इनकम के ऊपर या कमाई के ऊपर या रिटर्न्स के ऊपर या मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या टैक्स बचाने में या इंश्योरेंस पे। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि ये वेल्थ तो छोड़ के जाना है, उसको आगे किस तरह लोगों को बांटना है, किस तरह स्मूथली जाएगा। उसका अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो जो नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, तो वो कैसे कोई उसको ऑप्ट करेगा, और वो नहीं कर पाएगा और वो छोड़ के जाता है ऐसे ही। ये जो गैप है ये आज का नहीं है, बहुत सालों से है। पहले ज़माने में कुछ ट्रेडिशन अलग थे। आपने सुना होगा कि बड़े फैमिली में जो पिताजी डिसाइड करते थे, बाद में माताजी करेगी या ताऊजी करेंगे, सब मिलके डिसाइड करते थे, सीनियर लोग, और सब फैमिली वाले सपोर्ट करते थे। कहीं पे कोई झगड़ा नहीं था या कोई डिमांड नहीं थी। आज चेंज हुआ है सिनेरियो, दैट थिंग्स आर बिकमिंग मोर, पीपल आर मोर बिकमिंग इंडिपेंडेंट, और उनको राइट. चाहिए मुझे कुछ चाहिए, या मेरे कोई सुनता नहीं है, मेरा जो हक है मुझे दीजिए। इंडिया में दी सक्सेशन लॉ वाज मेड इन 1925, और आज हम 100 साल के बाद में 2026 में इसके ऊपर टॉपिक पे बात कर रहे हैं।
तो आप बताएं मुझे क्यों। इसका रीज़न ये ज़्यादा है कि भाई ट्रेडिशनल चीज़ बहुत पहले चलती थी, अभी भी काफ़ी सारे जगह स्टेट में, काफ़ी सारे टीयर 2 सिटीज़ में अभी भी चल रहा है, नो डाउट। अच्छा भी है कि एक पूरा जो जॉइंट परिवार है वो अपना डिसीजन लेता है, दे डोंट गो इनटू लीगलिटी। बट नई पीढ़ी है वो लीगल में ज़्यादा मानती है। रिलेशनशिप इज़ बिकमिंग लिटल वीक अगेंस्ट द मनी, सो राइट। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो चेंज सिनेरियो हुआ है एंड पीपल आर गेटिंग मोर एजुकेटेड, दे वांट देयर ओन मनी। और काफ़ी सारा थोड़ा सा लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, अलग हो गए, न्यूट्रल फैमिली में कोई एनआरआई बन गया, कोई चले गए, तो जो बॉन्डिंग का था वो थोड़ा थोड़ा लूज हो रहा है एंड उसकी वजह से मनी पे ज़्यादा जोर आ गया है। राइट। एंड सर, सक्सेशन प्लानिंग और एस्टेट प्लानिंग, मतलब एक तो हमारा इंडियन वैल्यू सिस्टम है, इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर है, बट अगर कोई अपनी अच्छी तरीके से एक सक्सेशन प्लानिंग करके जाता है तो दैट हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द फैमिली बॉन्डिंग इवन आफ्टर समवन हैज़ पास्ड अवे। तो वो स्ट्रेंथन ही करता है बिकॉज देर इज़ क्लैरिटी ऑन हाउ द एसेट्स विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। सर, पहले मैं विल पे थोड़ा टाइम लूँगा, फिर हम ट्रस्ट की बात करेंगे एंड देन वी विल टॉक अबाउट जो पर्टिकुलरली जो बिजनेस ओनर्स हैं। देर आर मोर देन 5 लाख स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। तो उन वो कैसे सोचें सक्सेशन प्लानिंग के बारे में। सर, पहले विल की अगर हम बात करें तो व्हाट हैपन्स इफ़ समवन इफ़ समवन हैज़ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एसेट से रिटायरमेंट तक लोगों के पास 5-6 करोड़ रुपए बन जाते हैं। आप एंड इफ़ समवन passes away without leaving a will, what are the complications that can happen? So there are two scenarios. One, the family continues to be bonded and government supports. तब फैमिली जो डिसाइड करेगी इंटरनली म्यूचुअली कि भाई ठीक है मम्मी को दे दीजिए या पापा को दे दीजिए या हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो म्यूचुअली हो जाएगा, एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि देर आर हर्डल्स विद इन द फैमिली, दे आर नॉट एग्रीइंग और उनको कहते हैं कि मुझे ज़्यादा देना था, मुझे कम देना था, या मुझे बिजनेस लेना था, या मुझे ज्वेलरी लेनी थी। तो इस तरह की जब उनकी डिस्कशन में आता है तब वो दिक्कतें होती है कि भाई किसको क्या मिलना चाहिए। एंड देन पीपल माइट गो टू लॉयर्स और दे मे अप्रोच द कोर्ट टू डिसाइड किसको क्या लेना है। सो इंडिया में हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी सबके लॉ अलग अलग है और उस हिसाब Correct. से डिसीजन होता है। सो एक तो वो हो गया। अगर विल या कोई भी प्लानिंग नहीं की है तो आप सोचिए कि एक परिवार में जो भी बंदा है जो 30-40 साल तक उन्होंने वेल्थ बनाया है, ग्रो किया है, उसकी एक छोटी सी मिस्टेक उन्होंने क्या किया है, इतने सालों में बॉन्डिंग करके रखा है फैमिली में। जो बनता चाहिए वो किया उन्होंने, जो चाहिए वो किया कि किस तरह से हमारी फैमिली एक रहनी चाहिए। लेकिन एक छोटी मिस्टेक हो गई उससे, उन्होंने प्लानिंग नहीं किया। तो जो परिवार में ये डिस्प्यूट हो रहे हैं वो वही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि Correct. उनकी जो जवाबदारी थी पूरी नहीं की उन्होंने। तो उसका किसको हम ब्लेम करेंगे, आप बताइए। Correct. तो वो एक प्रॉब्लम है। सो दे शुड नॉट कीप इट ऑन कि चलो फैमिली करेगी कुछ करेगी या गवर्नमेंट कुछ करेगा। वाई? इट इज़ योर मनी, यू डिसाइड एंड यू मेक सम पेपर्स विच इज़ कॉल्ड ए विल। एक आसान तरीका विल है, उसके ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि विल में कभी कभी इस तरह का कुछ हुआ 5% लोगों में, उससे भी मुझे स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे 100% श्योर चाहिए, तो लोग फैमिली ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह करेक्ट। का माहौल है। एंड सर, अभी जैसे हम एक तो हो गया कि अभी सारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने भी कंपलसरी कर दिया है कि नॉमिनी आपको रखना है एंड नॉमिनी इज़ नॉट द लीगल हेयर। जो अभी काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस भी आ रही है, नॉमिनी इज़ जस्ट लाइक अ ट्रस्टी जिसको लीगल हेयर्स को वो वेल्थ पास करनी। देन समवन कैन मेक अ विल, दे कैन आई बिलीव दे कैन रजिस्टर अ विल जो वैलिड रहेगी। Then there is a concept of trust. So what kind of families um, would require to make a family trust and what problem does it solve? ओके, सो एक तो देर आर डिफरेंट पीपल, दे आर नो हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फैमिली ट्रस्ट। द फर्स्ट वन इज HNIs। सो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, उनको करना ज़रूरी है, क्योंकि
से फॉर एग्जांपल एक फैमिली में 20 करोड़ रुपया है, अगर वो विल के भरोसे छोड़ देंगे और कहीं पे डिस्प्यूट हुआ तो पूरा पैसा उनका लॉक हो जाएगा, राइट। सो वो उनको लॉक नहीं करना है, तो उनको फैमिली ट्रस्ट में डालना चाहिए, क्योंकि विल एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी विशेष लिखी गई है, आपकी इच्छा है। इट इज़ नॉट कि होगा ही, हो गए। उसमें दो लोगों की परमिशन चाहिए, एक फैमिली करेक्ट। की और एक गवर्नमेंट की। तो वो इच्छा है आपकी मजबूत होनी चाहिए, और आपको लगता है कि मुझे ऐसा इच्छा नहीं रखनी है, मैं कहूँ वैसा होना चाहिए, मुझे 100% गारंटी चाहिए कि ये ऐसा ही होगा, तो फैमिली ट्रस्ट करना चाहिए। तो जहाँ पे ज़्यादा वेल्थ है उनको तो ये करना ही चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि आपने काफ़ी सारे केसेस देखे इंडिया में पास्ट में, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली में, छोटे बड़े हर फैमिली में ये कभी कभी अटक जाता है। काफ़ी सारे बिजनेस ठप हो जाते हैं, काफ़ी सारे प्रॉपर्टी पड़ी रहती है 50-50 साल तक, बिकॉज झगड़े चल रहे हैं। काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं अभी बहुत सालों से। तो उस तरह के लोग होते। सेकेंडली, द बिजनेस ओनर्स है, जो बिजनेस ओनर्स है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये करना, क्योंकि बिजनेस तो लंबा तक चलाना है। तो जो भी बिजनेस में लगता है कि भाई आज तो हमारे पास इसमें से 1 करोड़ की इनकम प्रॉफिट हो रहा है, हो सकता है कि 5 साल के बाद में इसमें 5 करोड़ होगा, या कभी 30 साल हमने मेहनत की है तो कभी उसमें इन्वेस्टर आएगा या कोई टेक ओवर कर लेगा या उसको आईपीओ लेके आएंगे, उस तरह के मौके होंगे। तब वो अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे तो ये पूरा ठप हो जाएगा। ये सब जो फ्यूचर में इसमें से और 100 करोड़ आने वाले हैं, अभी आपके पास 20 करोड़ है, बट ये बिजनेस में चलता रहा ठीक तरह तो 100 करोड़ आएंगे। तो आप अगर प्लानिंग नहीं करेक्ट। करोगे तो आप यू आर टेकिंग ए रिस्क। थर्ड थिंग, जिसके स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल नीड्स के बच्चे जैसे ऑटिज़म है, एडीएचडी है, उनकी परिवार में भी पहले लोग विल में लिखते थे कि फला फला आदमी ये बच्चे का ध्यान रखेगा, वेल्थ का ध्यान रखेगा एज ए गार्जियन। बट वो लूज अरेंजमेंट था। गार्जियन के पास वक्त है नहीं है, वो ठीक ध्यान रखता है नहीं रखता है, फंड का यूज़ मिसयूज़ क्या करता है कोई पता नहीं है, नो बडी कैन चैलेंज। तो वो रिस्क रहता था। तो अभी जब जितने भी स्पेशल नीड के बच्चे, हमने काफ़ी सारे कैंपेन किए, लोग समझ रहे कि ये अच्छी एक बात है कि वो करे, तो बच्चा भी संभलेगा और वेल्थ भी अच्छी तरह संभलेगा। अगर उनको नहीं जमता है तो नया ट्रस्टी आ जाएगा। तो वो कंसेप्ट चल रहा है। अच्छा। देन देर आर पीपल वो लार्ज क्रेडिटर्स, उनको भी लगता है कि भाई कभी हमारा मिस्टेक हो गया बिजनेस में, टैक्स के कुछ इश्यू हो गया या कस्टमर का लाइबिलिटी आ गया, तो बिजनेस का लाइबिलिटी घर पे आ जाएगा, घर हमारा लोग अटैच कर देंगे। वो डर डर रहता है, रिस्क रहता है। वहाँ भी लोग काफ़ी सारे लोगों को ट्रस्ट कर लेते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, कि भाई उसको एसेट प्रोटेक्शन कहते हैं, कि भाई एटलीस्ट ये है हमारा, इस पर आप क्लेम मत लेके आइए। देर आर फैमिलीज़, कुछ कुछ लोग अभी वही मैट्रिमोनियल में भी लेके आ रहे हैं कि भाई उनको शायद फ्यूचर में क्लेम हुआ तो हाउ डू वी सेव आवर पर्सनल एसेट, ये हमारे बच्चे को चला जाएगा फिर उस पर किसी ने ले गया तो उसको भी बचाना है, तो उसके लिए ट्रस्ट आता है। कहीं कहीं पे एनआरआई बच्चे होते हैं या एनआरआई में किसी क्रॉस कनेक्शन है, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत सारे इनहेरिटेंस टैक्स है, तो वो भी बचाना है, तो भी ट्रस्ट काम लगेगा। इंडिया में शायद इनहेरिटेंस आ गया तो ये 20 करोड़ से 2000 करोड़ या 2 लाख करोड़ वाले लोग हैं, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होगा, फैमिली का वेल्थ चला जाएगा गवर्नमेंट को टैक्स के नाम पे, उसको भी ये करना चाहिए। तो राइट। देर आर वेरियस पीपल वो डेफिनेटली शुड थिंक ऑफ अ ट्रस्ट अदर देन द विल। हाँ विल जी। विल तो फिर लूज अरेंजमेंट हो जाएगी उनके हाँ लिए, जी। बट ये लोगों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट होनी चाहिए। When large amount of wealth is required, there are complicated family structures, particularly business involved है आपका, as you rightly said, special child है, तो people should really think about trust. और सर मैंने particularly, अब मैं business family businesses पे आता हूँ, और इंडिया में आई थिंक वैसे तो 6 करोड़ MSMEs रजिस्टर्ड है, 5 लाख मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेज हैं। और वहाँ मैंने देखा है कि जो सबसे अच्छी कंपाउंडिंग होती है वो एक फैमिली बिजनेस में होती है, जनरेशन ऑन जनरेशन। एंड आई ऑफन सीन द पर्सन हु हैज स्टार्टेड द बिजनेस और हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द फैमिली बिजनेस, जब तक वो रहते हैं तब तक वो बिज़नेस तरक्की करता है। देर आर मैनी टाइम्स जब आफ्टर दैट पर्सन दोज बिजनेस स्टार्ट डाइंग डाउन और फेलिंग डाउन। ऐसा क्यों होता है, एंड हाउ कैन अ फैमिली ट्रस्ट प्रोटेक्ट द फैमिली एंड प्रोटेक्ट द बिजनेस इटसेल्फ?
सो आपने सही कहा, कंपाउंडिंग होता है। अब भी आप देखेंगे कि लोग प्रॉपर्टी में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एवरेज 10, 12, 15% उनको शायद ग्रोथ मिलता होगा। बट आप देखिए बिजनेसेस जो बड़े इंडिया में, कई कई बिजनेस में 20%, 25%, 30% ग्रोथ आता बिल्कुल। है। एंड दैट्स कंपाउंडिंग इज लार्जर देन दी अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो बिजनेस में लोग हैं, काफ़ी सारे हमने देखे कि दे डोंट इन्वेस्ट आउटसाइड, हाँ वो जी। सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। रिस्क तो है बड़ा उनके लिए भी, बट वही वो चाहते हैं कि भाई मार्केट में 10, 15% मिल रहा है, मेरा 30% ग्रोथ हो रहा है, तो मैं क्यों चालू। तो कंपाउंडिंग बहुत स्ट्रांग हो रहा है वहाँ पे। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बिजनेस इसमें एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो सब साथ में लगे हुए हैं। लेकिन एक एज के बाद में जब पेरेंट्स रिटायर होते हैं बिजनेस में से, तब ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई कौन संभालेगा इसको। तो उसमें अगर ठीक तरह से प्लान नहीं किया है, या लीडरशिप कौन करेगा उसको डिसाइड नहीं किया है, तो हो सकता है कि ये अच्छा खासा बिजनेस है जहाँ पे फैमिली के झगड़े वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पे बिजनेस को अफेक्ट हो सकता है नेगेटिवली, एंड वो लंबे पीरियड के लिए ठीक नहीं रहेगा। कहीं कहीं पे ये होता है कि भाई फैमिली में एक ही लड़का है और वो बिजनेस में लगा हुआ है, बट उसको टाइम पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसको ग्रो करना चाहिए, ग्रूम करना चाहिए, उनको आज़ादी देनी चाहिए बिजनेस चलाने की, उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो वो जो जवाबदारी है, शायद 55 की एज के बाद में किसी फैमिली में है तो ये करना चाहिए, ताकि वे 5-6 साल में जो भी यंग जनरेशन है वो ग्रूम हो सके, एंड उस इनको भी कॉन्फिडेंस आ सके कि ये कर सकता है। उनको पावर दीजिए, एंड दैट इज से उनको एक तो चलाने के लिए दीजिए, और फिर उसको ओनरशिप भी इस तरह से दीजिए कि वो खुद गंवा नहीं देवे। फैमिली ट्रस्ट में डाल दिया है समझो ओनरशिप, तो ओनरशिप ठीक रहेगी कंट्रोल में, और यहाँ मैनेजमेंट भी ठीक रहेगा। तो दोनों कॉम्बिनेशन है। कोई कोई फैमिली आती है हमारे पास में कि भाई बच्चे नहीं है, या बच्चे है तो एनआरआई है, या कोई अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, या अपना जॉब कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। ऐसे भी काफ़ी लोग आते हैं, करेक्ट। बहुत सारे लोग, बहुत सारे। तो वो कहते कि इतना सारा अच्छा है, अच्छा कमाई हो रहा है, लेकिन हम छोटे शहर में हैं, इनको जाना है बड़े शहर में, और यहाँ रहना नहीं है। हमारे जितने बिजनेस में पैसा आ रहा है, उससे तो 10% भी वो नहीं कमा रहा है, तो करेक्ट। भी वो अच्छी सिटी के लिए भाग रहा है, या करेक्ट। कनाडा गया, यूएस गया। तो उस तरह के प्रॉब्लम है, तो वो क्या कर देंगे। तो वो कहते हैं कि फिर उनके लिए भी ये फैमिली ट्रस्ट का एक कंसेप्ट सही है कि भाई आपके ही बिजनेस में कोई अच्छे लोग हैं, या प्रोफेशनल को लेके आइए, उनको छोटा इक्विटी देके या जो भी हिस्सा देके पार्टनर बना दीजिए, और वो ग्रो करेंगे। और आप करेक्ट। उस तरह से भी बिजनेस को कंटिन्यूटी रख सकते हो, ताकि वही एंगल, वही है हमारा फोकस कि भाई पैसे फ्यूचर में आने चाहिए। So the continuous wealth to the family from the business should be there with the proper arrangement, राइट। है ना। तो मैनेजमेंट के लिए भी आप काम करो, या तो घर का आदमी है, या दो बच्चे चाहे तो दोनों को पावर अलग अलग दे दो, या एक लीडर रखो। कोई भी नहीं है तो बाहर का लेके आओ, उनको भी अच्छी तरह प्लान दो कि किस तरह की कंपनी बढ़ाने का है। सो ऑल दिस थिंग बोथ वेज, एक तो कंपनी चलाने के लिए एक अरेंजमेंट रखो, और उसकी ओनरशिप कहाँ पे है, ताकि वो पैसे वहाँ पे आने चाहिए फैमिली में। राइट। और आई थिंक काफ़ी सारे, मतलब हर बिजनेस एक यूनिक उसकी प्रॉब्लम होगी। हर जो फाउंडर होगा, डायरेक्टर होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, हर एक की अपनी अलग प्रॉब्लम होगी। एंड हम भी काफ़ी बिजनेस ओनर से मिलते हैं, वी मीट अ लॉट ऑफ HNI फैमिलीज। कहीं सक्सेशन के इश्यूज हैं कि आगे वाली जनरेशन को कंटिन्यू नहीं करना, उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो एंड एवरी वन हैज़ टू थिंक कि उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए कैसे एक आप सोल्यूशन स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो सर, इस प्रॉब्लम में हम एक अगर फैमिली या ट्रस्ट बनाते हैं, तो उसमें हम क्या क्या ऐसी चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं जिससे ये आगे जो बिजनेसेस हैं, अगर उनको प्रोफेशनली रन करना है, तो वो आगे एग्जीक्यूट भी हो। मतलब हाउ विल द ट्रस्ट स्ट्रक्चर हेल्प इन कंटिन्यूटी ऑफ अ फैमिली बिजनेस? सही है। सबसे पहले तो जैसे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी प्रोफेशनल है, उसको क्लाइंट के लिए या बिजनेस के लिए टाइम निकालना उनको बहुत अच्छा आता है। अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कहेगा कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है, तो या जॉइंट वेंचर का ऑफर है, या आईपीओ के लिए बात करनी है, तो वो 3 दिन क्या 3 3 महीना भी उसमें डालेंगे। लगा देते हैं। लेकिन इसके लिए उनको टाइम नहीं निकालते, सोचते भी नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पहले उनको टाइम निकालना चाहिए। दिस इज़ अ प्रोजेक्ट मी,
ये मेरा प्रोजेक्ट है तो मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, कोई बाहर का आके नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास ही सब इन्फॉर्मेशन है, आप ही डिसाइड करने वाले हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम चाहिए उनकी तरफ से। देन जो हम लोग कहते हैं कि ये जो बिजनेस ट्रस्ट खुलेगा, तो जैसे नॉर्मली बिजनेस इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है, पार्टनरशिप होती है, एलएलपी होती है। सो मोटा मोटा एलएलपी को छोड़ के हर मॉडल के लोगों ने ट्रस्ट बना चुके हैं। और अच्छा। वो जैसे लिस्टेड कंपनी में भी जो प्रोमोटर्स है, आप कितने भी आईपीओ भी देख लो आ रहे, मोस्ट ऑफ द प्रोमोटर इज ए फैमिली ट्रस्ट। उनका मोस्ट ऑफ द शेयर इज इन इन फैमिली अ ट्रस्ट। ट्रस्ट, हाँ। किसी किसी पहले जो आईपीओ आ चुके हैं वो भी खड़ा कर रहे हैं ट्रस्ट, और सेबी की अप्रूवल ले रहे हैं। इंसाइडर ट्रेडिंग का अपना टेक ओवर कोड का अप्रूवल लेते हैं, एंड सेबी भी दे रही है कि आपकी फैमिली में ठीक है, ट्रस्ट में डाल दो आप। करेक्ट। तो लिस्टेड कंपनी हो, जो लिस्टिंग होने वाली हो, उसका भी ये कर रहे हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो भी अपना ट्रस्ट खड़ा करके वो शेयर उसमें डाल देते हैं। करेक्ट। हो सकता है पूरा ना डालो, हो सकता है 10% आपके पास रखो, लेकिन और बाद में 10% भी विल से ट्रस्ट में जाने दो, ताकि एक जगह पे पूरी होल्डिंग है। हम्म। काफ़ी सारे जगह पे देखा है कि 5-6 कंपनी बना दी है, पार्टनरशिप है, और हर फैमिली के मेंबर उसमें ओनर है। अब देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, मैस हो जाएगा पूरा, क्योंकि आपने किसी को रखा है, दैट मीन्स दे आर ओनर टू दैट एक्सटेंट, और वो उनकी करेक्ट। उसमें हक है। फिर आप कैसे कहोगे कि मैं डिसाइड करूँगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ट्रस्ट बनेगा, सब अपना अपना हिस्सा उसमें डाल देंगे विलिंगली एज ए गिफ्ट। तब जाके ये एक बनेगा, एक यूनिट हो जाएगी, और फिर उसको आप रूल बना सकते हो। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो भी आप उसको ट्रस्ट को वहाँ पे पार्टनर बना सकते हो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी तो ये एक ऐसा है कि समझो एक फैमिली में एक कंपनी है तो पूरा शेयर उसमें डाल दो। अगर एक के नीचे 4 सब्सिडियरी है या मल्टीपल है, तो सभी का जो मेन ओनर है उसका ट्रस्ट में डाल दो, तो बाकी सब कंट्रोल में आ जाएगा। कंपनी अपने आप चलेगी, वो इशू नहीं है, खाली शेयर होल्डर का नाम चेंज हो जाएगा, है ना। और जो ट्रस्टीज है वो ध्यान रखेंगे, जैसे टाटा ट्रस्ट चल रहा है इतने सालों से, 200 सालों दिस से इज चल द रहा है। बिगेस्ट एग्जांपल। प्लीज बोले कि वो स्मूथ चल रहा है। वही एग्जाम्पल को लेके देखते हैं कि भाई कैसे वो अच्छी तरह से करते हैं, उसमें प्रोफेशनल्स है, फैमिली का लोग नहीं है अभी, शायद है, आ रहे हैं, बट करेक्ट। आप देख रहे हो कि चल रहा है। एंड दे आर डूइंग व्हाट, मैक्सिमम तो चैरिटी में जा रहा है पैसा, फिलेंथ्रोपी करेक्ट। में, बट बिजनेस कितने अच्छे चल रहे हैं, कितने ग्रो हो रहे हैं। सो ये एक है कि अच्छा मॉडल है कि एटलीस्ट कंट्रोल एक जगह पे होना चाहिए। फैमिली के हर परिवार के पास ओनरशिप है तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है ना, क्योंकि सबके करेक्ट। अपने अपने थॉट्स है, सबके एस्पायरेशन है। सबको कोई कहेगा कि मुझे डाइवर्सिफाई करना है, कोई कहेगा मुझे एक्सपेंशन करना है, कोई कहेगा कि मुझे बेचना है कंपनी, पैसा चाहिए मुझे, स्टार्टअप करना है। तो कैसे चलेगा? और होता है एक परिवार में 4 लोग हैं तो चारों के विचार अलग हो सकते हैं, सबके अपने विज़न अलग है। कोई इंजीनियर है, कोई आईटी का बंदा है, कोई एमबीए है, तो कैसे मिलेंगे सब? एक बोलेगा मैं डॉक्टर, मुझे हॉस्पिटल खोलनी है, मुझे पैसा दो। तो मुश्किलें आती है, तब ये कंट्रोल ले जगह रहेगा। तो जो ट्रस्टी है, जो बाहर के भी हो सकते हैं, घर के भी, या मिक्स हो सकता है, वो मिल के एक डिसीजन लेंगे कि नहीं ये आपके लिए सही नहीं है, फैमिली के लिए। हर डिसीजन फैमिली के इंटरेस्ट में आएगा, नॉट फॉर इंडिविजुअल कि इसको करेक्ट। चाहिए कि इसको नहीं चाहिए। सो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि फैमिली का इंटरेस्ट ही 3-4 पीढ़ी तक चलना चाहिए। इतना सारा पैसा लोगों ने जमा किया है, 500 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़, तो वो 3 पीढ़ी तक चलने जितना है, तो ज़्यादा ही आप वो कभी ख़त्म होने लायक, वो तो इट्स फॉर इटर्निटी, सो अगर ये अच्छी तरीके से ये स्ट्रक्चर जो किया जाए। पैसा कमा के रखने वाली जो पीढ़ी है, वो यही पीढ़ी है। उसके बाद की पीढ़ी में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग यूज़ भी करते हैं। ये पीढ़ी है जो जमा करके रखा है, और उनका यही विज़न है कि मेरी 7 पीढ़ी तक चले। 7 का तो पता नहीं है, बट 2-3 पीढ़ी का ही इसमें आप अरेंजमेंट कर सकते हो। 90 साल का ट्रस्ट बनता है, उसके बाद में रिन्यू भी कर सकते हो आप, जैसे अच्छा। टाटा ट्रस्ट 2 बार हुआ। तो अच्छा। ये इस तरह से। नहीं, एंड इट इज़ द बिगेस्ट एग्जांपल, चाहे उसमें फैमिली के मेंबर आए हों या फिर प्रोफेशनली जिस तरीके की रिक्वायरमेंट थी, जब रिक्वायरमेंट थी कि कोई प्रोफेशनल, मतलब इट हैज़ बीन रनिंग प्रोफेशनली बट एट द हेल्म ऑफ द थिंग्स, जब रिक्वायरमेंट थी कि एक प्रोफेशनल बंदा है तो वो आए, जब फैमिली का बंदा है, एंड इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट, द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रस्ट एंड बिजनेस इन इंडिया। सो नॉर्मली ट्रस्टीज़ में लोग रखते हैं कि भाई फैमिली के कोई परिवार का 1-2 जन को रखो, दो जो रिलायबल है फॉर फैमिली के लिए, इंटरेस्ट के लिए कुछ टाइम दे पाएंगे। कुछ अच्छे प्रोफेशनल से उनको रखिए आप ट्रस्टी में, ताकि जिसको बिजनेस पता है,
कहीं पे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते, ऑडिटर, उनको रखिए आप, जो भी। तो हाँ जी। उस तरह का एक कॉम्बिनेशन का एक ट्रस्टीशिप रहेगा तो बैलेंसिंग रहेगा। एंड फैमिली वालों के ऊपर उनका डिसीजन रहेगा कि भाई नहीं, ये आपका डिसीजन, आपका इच्छा है, बरोबर है, विशिष्ट, लेकिन ये हम नहीं होने देंगे, ये फैमिली के लिए ठीक नहीं है। तो अपना करेक्ट। वो कर सकते हैं इस तरह से। बिल्कुल। एंड सर, अगर अभी ये जो पॉडकास्ट है, इफ सम बिजनेस ओनर और अ फाउंडर और एन एंटरप्रेन्योर इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट, व्हाट 3 क्वेश्चन शुड ही आस्क फ्रॉम हिमसेल्फ? उसको मतलब किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए टू फॉर्म, टू प्रोटेक्ट हिज एसेट्स और टू प्लान फॉर सक्सेशन ऑफ हिज एसेट्स? सो पहला क्वेश्चन तो, हैव आई मेड एनी प्लानिंग फॉर माई वेल्थ सक्सेशन ओवरऑल, पर्सनल वेल्थ एंड बिजनेस वेल्थ, कुछ किया है क्या मैंने? और अगर फैमिली में, सेकंड क्वेश्चन है कि हाउ इज़ द बिजनेस, कैन इट रन फॉर अनदर 50 years, और इट इज़ अ पोटेंशियल टू ग्रो, एंड व्हाट वी वांटेड टू कीप इट फॉर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड, हो सकता है क्या? हर बिजनेस शायद नहीं हो सकता है, बट कुछ काफ़ी सारे बिजनेस है जो पोटेंशियल होता है, तो वो भी एक ज़रूरी है। नहीं तो लोग, ठीक है, कोई छोटा मोटा बिजनेस है उनका, या उनको लगता है ट्रेडिंग बिजनेस है, या अभी ये जो टेक्नोलॉजी चली जाएगी तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हो सकता है वो ना सोचे। तीसरा है कि कैसे उसको फैमिली के कोई मेंबर उसमें इंटरेस्टेड है क्या, हाउ हाउ आई विल हैव टू पास ऑन माय कंट्रोल टू समबडी, whether it's a family member या outsider, and then via trust they will control for many many period. तो ये दो तीन चीज़ें उनको सोचनी चाहिए, एंड देन दे शुड कम बैक टू दी प्रोफेशनल्स कि भाई क्या करना चाहिए। जैसे हमें एक छोटा सा दांत भी दुखता है तो हम डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, तो वो बोलता है ये करो वो करो, फिर आप बोलते हो कि नहीं, इन्होंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं दूसरे डॉक्टर को भी दिखाता हूँ, अब दिखाते हो, फिर डिसीजन लेते हो, ठीक है करो आप, बट शुरू तो करो, समवेयर यू टू स्टार्ट, लर्न करो कि ये क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या मुझे ज़रूरी है, और है तो उस पर एक्शन लो। होने के बाद में भी शायद आपको लगा कि नहीं ये मेरे लिए काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है काम का होगा, तो आप मिस कर रहे हो। करेक्ट। एंड सर, आप मतलब विल यू स्टार्टेड विलजनी इन 2015, एंड आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस स्पेस? कैसे आपने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड हाउ यू पायनियर्ड इन दिस So स्पेस? basically, I am a company secretary and law professional by career wise, and I was under going for a practicing company secretary. I worked with a listed company, bank also, as a job, and later on when I was in the practice and as a legal consultancy, we got a lot of opportunity for working with the senior CEO level corporate executives. They came to us that, okay, can you help us in will? So we realized in around 2012, 13, we have made few wills. And then when we realized that, okay, there is a good scope in this space. In India, no, there is no structured company offering Correct. this. And when we compare with the global scenario, we visited a few countries. We spoke with some of the large companies, the founders, and we realized that some of the countries already have got this for last 30, 40 years, and it is grown, evolved process. So we realized that this can go in a one of the way. The best part is it is a new vertical for BFSI industry. Hmm. It is something which is needed, and it can generate a new revenue for the whole BFSI industry, and that way we can also add some social contribution to the country, that all Indian should have happy family atmosphere Absolutely. instead of the fighting and all. So that way we started. Then the large group like HDFC, they approach us and they say, why don't you make a software? So we made a software which was running till now very well, and people can sit at home, make a will in 30 minutes, do it yourself type of thing. And then a lot of people, they wanted to make a customized will. We help them. Then we also help in the trust. Last 3 4 years, it is more in the trust aspect.
awareness is the key here, and we do lot of webinars every now and then, seminars, media articles, YouTube videos. So awareness is the key. Otherwise, people will not realize that it is important. And slowly and gradually, today after 10, 12 years, we see that the pull has come instead of push. And that is a good Correct. sign, is the good sign. It's a good sign because in this, even in the wealth industry or this industry, it has been more of a push type business, but now there is a pull that is coming. Yeah, a lot of awareness is helping. All Yes. the media houses are helping. That okay, they always cover story. They invite us for the bites and all. So it is good that everybody is working in this direction, and somewhere commercially also everybody has some small big pie from the new vertical. It is like if you know that Mediclaim is in system for last 20, 30 years, or I would say the internet, plans. Nothing was there. It is new thing going out of pocket of the family. So Mediclaim was not there. Now every household has Mediclaim As a policy. Mediclaim. We are on the same scenario right now that nobody is spending on succession planning or tools, but it is necessary. It is absolutely necessary, but particularly, I believe if it is done in a right way, and if people start thinking about it, there are a lot of disputes that can be ignored. There are disputes that can be avoided, uh, and I think, and not just about the financial assets. I've seen it's also very applicable to the real assets, and real estate is one of the biggest asset class. And if you have done proper planning, be it will or trust, um, you have thought through it, then you can avoid a lot of disputes in the family. True. So, as I mentioned earlier, that one small mistakes can ruin a lot of things for the family. The bonding can be at a stake. Your wealth can be under block, or it may go to IPF fund unclaimed because something is going wrong with the family wealth. And if you have businesses, then I think everything will be Absolutely. at zero. Everything will be at zero. We've seen many such cases Cases. that in past the large listed companies has gone to the such level which was difficult to digest. Many cases you may be knowing that what has Hanji. happened in past for large companies also. So, sir, one question, and uh, we have a big NRI segment, and even Wealthy Nivesh serves a lot of NRI clients. How should what is the complication when NRI is thinking about his estate planning or succession planning, and how should an NRI think about it? So the basically NRI has various aspects to think. First, which country they are staying, whether any inheritance tax issue is there in that country, whether they have wealth in that country or not, or everything is in India, whether they are citizens or having green card in like a US, what is the status, their citizenship Right. status, okay? So based on which they have to plan, because all these small big things go into the planning. So most of the NRIs, when we meet, we always suggest that we have to do two-way planning. One for your local asset where you are staying, and another for India. So India, their asset or their spouse asset or their parents asset or the in-laws asset, which might going to go to them as an inheritance. So that planning, when we suggest them, that you can keep it in a family trust, which is good for you for and continue to enjoy the good returns in India, lower tax, so that both things will help you. And this will also give you remote control of the whole asset here. If it is no put it in one basket, you can Correct. easily manage well. So that's something many NRIs have done a lot of family trust with us. It's a very regular. Sometimes they feel that okay, we don't have much of asset, but my parents have assets here, and ultimately they want to inherit to us. So what do we do? Because that will be difficult for us. We have to come here. We have to
plan to claim, and Correct. then we have to go back and take the money, and there is a taxation issue and inheritance issue. So again, they say to their parents that please do a family trust and put it in a trust so that they don't have these hassles. Hmm. First, they don't have hassle to transfer the, because that is already you have overcome. You have cut down that process. And secondly, sitting in one place, all the asset, it is good for them to control. Yeah. Otherwise, we have seen scattered assets of real estate, the bank account, the demat account, and so many consultants and people are helping them, and it becomes messy for them. Very true. Very true. And particularly for an NRI, it's a hell if NRI has to come and there are assets in resident format, and then you have to get those assets transferred to you. It's a It's big lengthy hassle. process and they don't have time. Right. Basically, they come for hardly few days here, but can't resolve. So it is long Right. process. So instead of that, if the parents have done good planning, they can save many things. And so just two specific cases, let's, because there are many people now in Middle East from India, many NRIs, and it's a growing segment. Right. What are the complications of someone of an NRI staying in Middle East? So NRI in Middle East, two things. One, Muslim or non-Muslim. Okay. So if we call about non-Muslims in UAE, they have option. They can make a will in UAE of both the countries' asset, Indian asset as well as In UAE. in UAE, or Okay. they only make UAE asset there and Okay. register it. There the registration is mandatory, Okay. and that is little costly. So many people are doing, they do registration of their will in the UAE for their Mm. local assets, and they make a will in India, and they come here, whenever they come here, they do registration also. So they make two separate. In UAE, the non-Muslims, they can register their will, and all the asset whichever they have mentioned, it will go according to them. Okay. If they have failed of doing that, many are very much concerned about their minor kids, Hmm. because if they have not made, it will go to the grandparents, and Okay. those are the complications. So, and some of the cases where the Sharia law applies, so in some of the cases, if they have not made on the real estate and all, that will be a difficult part. Because UAE, if you see, it has grown in last 30 years. So people, when they went there, they were all 25, 30 years. And today, after 30 years, now they are coming back, oh, now we have to discuss on If this is a inheritance. problem. So most of the people, they come are 50 years. Hmm. And this is the time they have think, and they have sometimes minor kids and things. So there is a necessity of awareness to them that they have to do a proper planning for the local estate in UAE and India also. And for a Muslim, how does it work out? So for Muslim, even in India, the Sharia law applies actually. Okay. So in Muslim in India, the broadly it is said that 1/3 asset they can make a will, and Okay. 2/3 asset is to be distributed as per the applicable Sharia for that particular person. Shia, Sunni, Memon, different caste is there. So they have different family members description. So Okay. that 2/3 will be distributed widely to those members. They can't make a will for all the asset. So some of the Muslim countries like Malaysia, they have gone into trust because of this reason. Acha. So that all the asset they want to give it to X, Y, Z to the family member, they transfer it to the trust for the benefit of the beneficiary. And now in UAE also that concept has come in Abu Dhabi, foundation. So it is new thing. Like a company here, they are creating a foundation. Okay, they can create a foundation even if They are so they Muslims. don't have to absolutely go through the Sharia, Sharia law. correct. It's an option available. Right. And so we have addressed Middle East. The second biggest country is the biggest NRI community would be in US. What are the complications over there, and what is that this inheritance tax? The word complex is the right word. Hmm. So it's too much complex. So there are two aspects. Some people are staying in India. Okay, they are large MNCs and they have RSUs. RSU means they have stocks in that country, parent country's company, which is valued high. They are staying in India.
something happens to them. For example, what happens to that RSU? That is one case. So, in USA, there are two things they have mentioned. Are you a green card holder or a citizen, or you don't have, or you are staying in India. Okay. So, if you are staying in India, or if you don't have a green card or citizenship, then you are called a alien. 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 Okay. There is a word alien there. Okay. That person, the limit is only 60,000 US dollar threshold. Anything above that, the 40% tax government will take. Okay. So above $60,000, 40% tax will Will be go. applicable as inheritance. Inherited. If they are a citizen or green card holder, the limit is 15 million $15 million. dollars for the assets in USA. Okay. Now, the third thing is they are staying there. The parents have got here 100 crore rupees. What to do? Hmm. Right? What is the complication? Now, so far as this law right now going on, in Indian asset, they don't have inheritance tax to pay because assets is of parents, not their asset. Correct. If it is their asset, then would have been problem, but it is not their asset. So, their parents, they whatever they want to inherit, in a way they will get in some time, in a will or a trust. In a will, if they get, they will have to declare to the government of USA that I have got a inheritance. This is the money in India. I am earning this for tax here. I'll have to say pay global tax again on their additional tax in USA. So once inheritance happens, that money belongs to that person, whether it is lying in India or any other country, and they will have to pay global tax on that On income, that income. which is there I think 37-40% something. You are here it may be 25%, but you have to pay additional there, differential. So that is the scenario. And if you keep it into trust, then you are not getting money in hand, but you have to disclose there via some form 3520, 3520 that I am a beneficiary, I may get something in future. So government is of US know that this person has something there which will someday come to USA. in Till a the way. time it is going to trust, it's not Yeah. taxed. So lot of rules they have put up for this particular thing, and they know that lot many Indians are there and they keep money more outside the US, and that is why they are having a very strict rule. Acha. One more case of UK. The UK also has gone into different direction now. Okay. 150-year-old law suddenly they will change. What is that? So earlier they were saying that if you are staying in UK for many years, 15 years or so, but you have good asset in India. So Okay. they say, we don't worry. We don't want any tax on that. You do whatever you want. Because you are a non-domicile. You are actually you are Indian person. You might go back to India. So I am calling you non-dom. Okay. And because of that, they say we are not worried about your India. We don't Indian want anything. income. Huh. In October 2024 budget, they introduced a law that from April 6, 2025, all the people, whichever they are staying, all the wealth everywhere, it will be taxed, inheritance tax. Okay. Okay. Now, even that non-dom concept they have removed. So, particularly they were saying that 15 years and after 15 years you become the domicile. Till that time we don't want money. All those new things have they have brought in which are impacted their complete wealth, and they were suddenly got. So some people within 6 month window they would move to UAE or India back. I understand Mr. Alan Mittal have moved because of this law. Okay. Yeah. Because now for the assets in India, they will have to pay inheritance tax Anywhere in the world. anywhere in the world. And that they say it was not there earlier. Suddenly you are bringing all planning, all such companies, everything is at no. So it was some smart decision people have taken. So many people have moved out. They had a window of 6-7 months only. Okay. And if they didn't move in that window, then they'll Then have to. this law will apply to them. They have to plan something differently. Correct. Because I think Europe, they need now money, it looks like. So they are bringing such law and Right. right. And changing a 150-year law
And a lot of people have settled, they've planned their retirement or succession. Or So it's a new evolution of the whole inheritance tax everywhere. Even India, that's why we are say that something happens in India might introduce, then what? So people should plan very well in advance. thank you so much, sir, for such an insightful session. Thank you for coming on to this podcast, and we look forward to doing more such podcast and knowledge sessions with you and your company. Thank you so much. Thank you so much, Adi, and thank you, Veli Nivesh, for this session. I really enjoyed, and anytime that for awareness, we are always available. So Thank we you, sir. can always be there.